बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत में सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। और समाअत में भरी अदालत में क्या कुछ हुआ, समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 20 मिनट की तकरीर की जिसमें अपने मुखालिफ धड़े के जजेस को लिताड़ के रख दिया और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस भी डट चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लंका ढा दी है। आगे चलकर अब क्या होना है, फौजी अदालतों के खिलाफ इस समाअत में अब चीफ जस्टिस के पास डटने का वक्त क्यों आ चुका है, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और एक एक नुक्ता मैंने आपके सामने रखना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराजात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद ये चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी टॉप के 3 जजेस में से 2 जज जो हैं वो उठकर चले गए और ये जज जो है ऑब्वियसली इससे पहले भी अपना मौक़िफ़ अपनी साइड जो है वो वाज़े करते रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी अपने बेंच का हिस्सा बनाया। इनके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इस बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी जुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हल्फ कहता है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनका कहना था कि इससे पहले एक खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया, जो कि रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैंबर वर्क करना चाहता हूं। बताता हूं कि मैंने चैंबर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बना दिया गया बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक। किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हल्फ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं, यानी अदालती हुक्म उनके हल्फ से रूगर्दानी है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा कि मैंने बेंच में नहीं बैठा और मैंने अपने हल्फ से रूगर्दानी नहीं की, यानी कि बाकी जो बैठ रहे हैं शायद वो अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर मैं बेंच में नहीं बैठा, मेरी दानिश में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैंबर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जिन्हें बड़े हैरत अंगेज तौर पर चीफ जस्टिस 88 दिन पहले नामजद कर दिया गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड। उनका कहना था कि चहमगोइयों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा कि नोट अपने तमाम कोलीग्स को भी भेजा। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। विफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी
इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा करवाया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मुझे जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन पीटीआई की भी दरखास्त थी। आज कॉस्ट लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर की गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौकफ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने ना लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वाज़ेह बात उन्होंने कहा, बेंच से अलग नहीं हो रहा, यह बेंच ही गलत है, यह बेंच है ही नहीं। उनका कहना था कि इस पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। सबसे माजरत चाहता हूं, मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं इस अदालत को नहीं मानता। अब इस अदालत को ही मैं नहीं मानता, बड़ी बात है। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराज भी सुन लें। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर क्या जिसे कहते हैं ना कि नहले पर दहला मारा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस भी डट चुके हैं। पहले सरदार तारिक मसूद साहब का मौकफ रख देते हैं। इस मौके पर नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि मैं भी जस्टिस काजी फैज ईसा से इत्तफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फैसला कर देते हैं, तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहां जाएंगे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन का कहना था कि यह केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। इस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि एतजाज एहसन साहब मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, यह नहीं हो सकता कि एक बार मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूं आपकी दरखास्त पर। एतजाज एहसन ने कहा कि घर के तहफ्फुज के लिए केस सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में मिल बैठकर फैसला करने के पाबंद हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर मैं इत्तफाक भी करूं तो कहूंगा आप बेंच में बैठ जाएं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि आप बड़े कानूनदान और सीनियर हैं, आप कहते हैं मैं इस बार अपना हल्फ तोड़ दूं। एतजाज एहसन ने कहा कि आपका मौकफ दुरुस्त है लेकिन ये एक घर की मानद है। जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कि एतजाज साहब ये घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूं, मैं बेंच से उठ नहीं रहा। अदालत ही नहीं है, ये अदालत है ही नहीं। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। आइन और कानून के तहत फैसले करने का हल्फ उठाया है, यानी अब हर बेंच गैर कानूनी है, हर बेंच गैर कानूनी है। ये अल्फाज याद रखें आने वाले चीफ जस्टिस के, हर फैसला रिवर्स करेंगे, मतलब उसी की बुनियाद डाल दी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एतजाज एहसन साहब ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा तरमीम कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है, हमने जो किया इनके मुताबिक किया, चाहते हैं कि फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हो, चाहते हैं फैसले मखलूक खुदा की खातिर हो। 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज उठाया, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। इस अदालत की रिवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज के बाद तकरार ना करें, आपके केस का कोई और हल करते हैं। हमने भी ये बेंच आइन के तहत कसम के मुताबिक बनाया है, यहां हम मखलूक खुदा के हक में फैसले करने के लिए ही बैठे हैं और यह आइन के तहत ही बेंच बना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद बेंच उठकर चला गया, लेकिन चीफ जस्टिस इससे क्या करते? जस्टिस काजी फैज ईसा की मानते, कहते कि जी ये बेंचेस बनाने का मेरा इख्तियार ही गैर कानूनी है। अच्छा, उस बिल पर कैसे फैसला कर लें जब अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि हम तरमीम कर रहे हैं उसके ऊपर? जब तरमीम हो रही है एक चीज के ऊपर तो उस चीज को अमीन नाफिजुल अमल कर दे चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस सुमैता बंदयाल ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच को तश्कील दे दिया है। इन 2 जजेस के अलावा आगे बढ़ेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एतराज करने वाले दोनों जज साहिबान जो हैं उन्हें इस बेंच से अलग कर दिया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने 20 मिनट की अपनी तकरीर के अंदर जो अदालत के अंदर उन्होंने की और उन्हें पता था कि यह तकरीर जो है यह रिपोर्ट होनी है। अब यहां पर जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल को अगर हम देखें और इस सूरत हाल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन वाला फैसला दिया और इस सब के अंदर अमल नहीं करवाया गया, तो अब उन्हें जाहिर
بات ہے کہ اس سب کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت پڑی گئی تھی، اور اب جسٹس بندیال جو ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، وہ طاقت جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو آئین نے دی ہے، وہ طاقت جو جسٹس عمر عطا بندیال کو قانون نے دی ہے، اس طاقت کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اس سب کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ سچویشن جو ہے وہ خطرناک ہو چکی ہے، اور اب اس پہ سماعت ہونی ہے، سماعت کس طرح سے آگے بڑھتی ہے، اور 7 ججز ہی اب پیچھے بچے ہیں۔ یہ 7 کے 7 ججز کیا یہ فیصلہ سنیں گے، یا اس میں اب مزید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خیالات سے کوئی اور اتفاق کر کے بینچ سے الگ ہوگا؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا 3 آؤٹ کمز ہیں۔ ایک یہ آؤٹ کم ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے، یہی ہوا۔ دوسرا آؤٹ کم یہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ 9 رکنی بینچ ہوتا تو ایک یونانیمس ڈیسیژن آتا، جس کے امکانات اب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی یونانیمس ڈیسیژن کی طرف نہیں جا رہا، کوئی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ 5-4 کا فیصلہ آتا۔ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بھانپ گئے کہ فیصلہ 5-4 کا آنا ہے، میں چاہ کر بھی نہیں بچا سکتا ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل کے حق کو۔ تو ظاہری بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، ہوپ فلی وہ الگ ہو گئے ہوں گے۔ اس سب کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مسیحا سمجھنے والے صحافیوں کا ایک پورا گروہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم عزت کرتے ہیں تمام ججز کی، برابر کرتے ہیں، لیکن ایک ظاہری بات ہے صحافیوں کا ٹولہ ہے جو جسٹس عمر عطا بندیال کے بہت زیادہ خلاف ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جی انہوں نے چھترول کر دی، ہم خیال بینچ کی، یہ کر دیا، جئی تئی پھیر دی، فلانا کر دیا، ڈھمکانا کر دیا۔ البتہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کوئی باتیں نہیں کی، جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اعتزاز حسن صاحب کو بھی ٹوکا، انہوں نے کہا اعتزاز حسن صاحب یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، اور یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ڈیکورم عدالت کا ہے، اسے برقرار رکھیں، ہم آپ کے کیس کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ان کے مطابق آگے لے کر چلتے ہیں۔ چیف جسٹس ڈٹ چکا ہے، چیف جسٹس نے جسٹس عمر عطا بندیال کے موقف کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ وہ اختیار جو چیف جسٹس کو آئین پاکستان نے دیا ہے، اس اختیار کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان نے 7 رکنی نیا بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے، which is a big news۔ اور ظاہری بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے انٹینشنز بہت کلیئر کر دیے ہیں، نہ صرف ابھی کے لیے بلکہ when he becomes the chief justice of Pakistan in September 23، اس کے بعد وہ سب کچھ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔